हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अवर प्लेटफॉर्म मेंस वाला। सो हेयर दिस इज सुचिता। देखिए, आप सभी का आज के लेक्चर में सबसे पहला काम है कि आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दें कि आपको कल का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसको भी पूछ लें, क्योंकि हम यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही हैं। मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, आपका हर डाउट सॉल्व रहे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और फाइनल में आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जाएँ। ठीक है, तो इसके लिए, इसको बेटर बनाने के लिए आपको भी हमारे हर कदम में रेटिंग देनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपको कल का लेक्चर समझ में आया या नहीं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, जो कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल के सारे एक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आप बता दें, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि हमने कल क्या पढ़ा, उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। ओके, सो आइए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको पढ़ा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कल बैकग्राउंड में मेनली कंपनी रूल और क्राउन रूल को पढ़ा था। कंपनी रूल का टाइम पीरियड आप सभी को याद होगा, जो कि 1773 से 1858 तक था। उसके बाद क्राउन रूल का टाइम पीरियड 1858 से 1947 तक था। ओके, सो देखिए, कल हमने कंपनी रूल में सारे एक्ट पढ़े, उनके प्रोविजंस पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, हम सब कुछ कल डिस्कस किए थे। ओके, सो अगर आपने कल के लेक्चर को नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पहले उसे देख के आइए, तब इसे देखिएगा तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, कल हमने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ा। इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई। जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, उसका क्षेत्र अधिकार मात्र कलकत्ता ही था। मीन्स देखिए, जो 1774 में एससी की इस्टेब्लिशमेंट की गई, उसका क्षेत्र अधिकार सिर्फ कलकत्ता था, पूरा भारत नहीं था। ठीक है, तो आप सभी पहले हमको कमेंट करके ये बताएं कि जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट में की गई, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे। चलिए फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मीन्स जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के थ्रू बनने वाले पहले गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो आपको इस नाम को भी याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और आपको एलिजा एम्पे का भी नाम याद रखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया, उसके पहले चीफ जस्टिस का नाम एलिजा एम्पे था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बेसिकली एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, परंतु ये फेल हो गया, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। आप सभी को याद होगा कि हमने बात की थी कि पिट्स इंडिया एक्ट एक पहला ऐसा एक्ट था जिसे ब्रिटिश के पीएम ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। मतलब कंपनी में द्वैत शासन, इसका मतलब कंपनी में दो बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली व्यापारिक मामले देखते थे, जितने भी ट्रेड अफेयर्स होते थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते थे, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते थे, जितने भी प्रशासनिक मामले होते थे, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखते थे। मतलब डायरेक्टर्स व्यापार करते थे, कंट्रोलर्स प्रशासन करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, ट्रेड मोनोपोली है, उसे ख़त्म कर दिया गया, चीनी एवं चाय को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरी मतलब आप लोगों ने कल डिस्कस किया था ना कि मिशनरी मतलब वे कम्युनिटी जो धर्म को प्रमोट कर रहे हो, मतलब जो किसी रिलीजन के प्रचार में लगे हों, उनको हम मिशनरी कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में आने की परमिशन दे दी गई, और इसमें एजुकेशन पर भी इम्प्लीमेंट किया गया, उस पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। ओके, सो हमने फिर नेक्स्ट पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन अभी तक सिर्फ मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर्स थे,
लेकिन अब उसके अधीन पूरे इंडिया के गवर्नर्स रहेंगे। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट से दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कंपनी का ट्रेडिंग राइट है उसे कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया कि अब से कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, सिर्फ कंपनी प्रशासन करेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ओके, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, जो उसकी काउंसिल थी, उसमें भी कामों का बंटवारा कर दिया गया। कामों का बंटवारा दो तरह से किया गया, पहला विधायी कार्य, दूसरा प्रशासनिक कार्य, जिस पर कल हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो देखिए हमने 1 बाय 1 कल का जो अपना लेक्चर था उसका भी क्विक रिवीजन कर लिया है। आई होप जैसे जैसे मैंने पूरे प्रोविजंस बोले हैं वैसे ही आपके माइंड में सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लिक कर दी गई हों। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज के अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते। तो देखिए बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल। मतलब क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक बना, उसमें कितने एक्ट आए, उनका क्या प्रोविज़न रहा, कैसे उससे हमारा संवैधानिक विकास हुआ, कब भारत को स्वतंत्रता मिली, कब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, कैसे अलग हुए, आज हम उन सब पर थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो देखिए आपका क्राउन रूल का पहला एक्ट है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में आप बेसिकली देखेंगे कि जो कंपनी का शासन है, मतलब देखिए जो कंपनी 1600 AD में भारत में आई थी उसने अभी तक तो रूल किया, परंतु 1858 में कंपनी से शासन लेकर के उसको ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। मतलब कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया गया। अब कोई अगर शासन करेगा तो वो ब्रिटिश क्राउन होगा। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश महारानी है विक्टोरिया, अब वो हमारे भारत शासन को संभालेंगी। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है कि भारत परिषद। मतलब देखिए भारत परिषद इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते थे। इसमें 8 मेंबर्स ब्रिटिशर्स होते थे और 7 मेंबर्स कंपनी के निदेशक मंडल के होते थे। कंपनी के निदेशक मंडल के 7 मेंबर्स होना मतलब समझिए कि जैसे कंपनी ने इतने टाइम तक इंडिया में रूल किया, तो उन्हें ऐसे अचानक तो ख़त्म नहीं कर सकते कि अब कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हमारे इस काउंसिल में नहीं रहेगा, हमारे इस शासन का भाग नहीं बनेगा। तो कंपनी के उन्हीं निदेशक मंडल के 7 सदस्यों को भारत परिषद इंडियन काउंसिल, जिसका गठन 1858 में हुआ, शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत परिषद का गठन पहली बार कब हुआ, तो आपका रिप्लाई, आपका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा। ऑल राइट, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण। मतलब देखिए हमने 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि जैसे अभी तक कंपनी मनमाने ढंग से व्यापार करते आई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। 1773 से ब्रिटिशर्स ने उन पर अपना एक, जिसको बोलते हैं रेगुलेट करना, नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 1784 तक कंप्लीट उनमें रेगुलेशन हो गया। ब्रिटिशर्स ने पूरा उनमें नियंत्रण कर लिया, परंतु उन्होंने डायरेक्ट रूप से तो नियंत्रण किया नहीं था। लेकिन उस टाइम पे जो पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रण आया वो डायरेक्ट रूप से नहीं था। मतलब आप समझिए उस टाइम पे 1784 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स यहाँ पे रेगुलेट करते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो कुछ भी करे तो ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करे। ब्रिटिशर्स खुद नहीं देखने आएंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पूरी रिपोर्ट देखेंगे। ओके, लेकिन जो 1858 का अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। सीधा नियंत्रण मीन्स आप समझ सकते हैं डायरेक्ट रेगुलेशन। डायरेक्ट रेगुलेशन में किया गया, उसका मतलब आप समझिए, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। इसमें 1858 के अधिनियम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियंत्रण स्थापित किया वो अपने प्रतिनिधियों द्वारा किया। मतलब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, वे भारत आए, उनको भारत राज्य सचिव बनाया गया। मतलब इसी एक्ट में भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था और इसका
फैसला जो होता था, जो इसका डिसीजन होता था, वो अंतिम होता था। मतलब इसे कोई भी इंडिया अगर कोई चाहे कि इसके फैसले को ना माने तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो हमारा भारत राज्य सचिव था, 1858 के एक्ट में इसके पद का सृजन हुआ। सचिव था, उसका फैसला अंतिम हुआ करता था और यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व था। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है, जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय बना दिया गया। वायसराय मतलब देखिए, जो हमारा 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसको 1858 से भारत में वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय जो पहले वायसराय बने उनका नाम लॉर्ड कैनिंग। चलिए फिर आप एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए सबके नेम। बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग। ओके, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके चीफ जस्टिस का नाम एलिजा एम्पे। ठीक है, फिर जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इंडिया का गवर्नर जनरल बना, तो वो कब बना और किस एक्ट में बना? तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बना और उनका नाम था विलियम बेंटिक। ओके, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और इंडिया का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो रहे हों। फिर इसके बाद एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 एंड भारत परिषद अधिनियम 1909। मतलब भारत परिषद अधिनियम 3 बार आया, 1861 में, 1892 में और 1909 में, जिसमें आज हम वन बाय वन तीनों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर हम सबसे पहला एक्ट देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका था कि लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस टाइम के वायसराय थे, उन्होंने विधान परिषद में 3 भारतीय मनोनीत किए। अब ये 3 भारतीय कौन हैं, आप उन्हें देख लीजिए। पहले भारतीय बनारस के राजा हैं, दूसरे भारतीय पटियाला के महाराजा हैं और तीसरे भारतीय सर दलपत राव हैं। तो आप इनके नाम भी चाहे तो याद रख सकते हैं, एज एग्ज़ाम व्यू पॉइंट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय हैं उन्होंने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। ठीक है, उसके अलावा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। फिर विधि रखते हैं कि क्राउन रूल में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने प्रशासन करने में भारतीयों की भागीदारी करना शुरू कर दी। मतलब आप इन द सेंस समझ सकते हैं कि जो भारतीय हैं उन्हें विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मेंबर्स थे, भारतीय प्रतिनिधि थे, उन्हें लॉ बनाने में शामिल किया गया, परंतु उन्हें नॉन गवर्नमेंटल पद में, मतलब गैर सरकारी पद में नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका नेक्स्ट प्रोविज़न है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, पहला केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण बेसिकली तब होता है जब सारी पावर्स किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज होती हैं। सेंट्रलाइज का मतलब आप इन द सेंस समझ सकते हैं कि जैसे अगर पावर्स का लेवल वाइज बंटवारा नहीं हुआ है, अगर पावर्स किसी एक ही इंसान के पास है, किसी एक ही बॉडी के पास है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण हम उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को कहते हैं जब शक्तियों का बंटवारा स्तर के हिसाब से किया जाता है। आपकी शुरुआत की गई। ठीक है, फिर इसका आपका नेक्स्ट प्रोविज़न है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसकी शक्तियों का विस्तार किया गया। ये आपके प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है जीजी को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मतलब गवर्नर जनरल जो है उसको ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई। ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है ये आप प्रेसिडेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के थ्रू आया, तो आपका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप आप सभी को ये दोनों एक्ट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। यह इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा एक्ट था। मतलब पहला तो 1861 में आया, दूसरा 1902 में आया। ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर 1892 हो जाएगा। देखिए, अभी तक जितने भी मेंबर्स किसी भी पोस्ट पर थे
उनको नॉमिनेट किया जाता था, इलेक्ट नहीं किया जाता था। मतलब उनका मनोनयन होता था, उनका चुनाव नहीं होता था। परंतु इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है। फिर देखिए, विधान परिषद को अब बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देने हेतु अधिकृत। मतलब जो विधान परिषद है, अपना नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोविज़न है, केंद्रीय विधान परिषद में नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स की नियुक्ति वायसराय द्वारा तथा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा। मतलब देखिए, केंद्र का जो हेड होता था वह वायसराय होता था, जो प्रांत के हेड होते थे उन्हें गवर्नर्स कहा जाता था। तो जो प्रांत में नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स मतलब गैर सरकारी जो सदस्य हैं, नॉमिनेशन होता था, उसको गवर्नर करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम केंद्रीय विधान परिषद की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स की नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाती थी। ओके। सो देखिए, अब परिषद अधिनियम के लास्ट एक्ट मतलब 1909 के एक्ट की ओर। ओके। सो देखिए, ये हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके सारे जो पॉइंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, आप प्लीज़ उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लें, क्योंकि इस एक्ट को मतलब 1909, 1919 और 1935 एक्ट को जब आप रिलेट कर तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से बातें याद रहती हैं। ओके। सो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुधार मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यह एक्ट भारत में सुधार के लिए लाया गया था। अब मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उस टाइम पर जो मार्ले हैं वो भारत के सचिव हुआ करते थे, और जो मिंटो है, तो इस रिफॉर्म का नाम, इस एक्ट का नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। मतलब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, काउंसिल है, उसमें अभी तक सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स रहते थे। ठीक है। लेकिन अब उसमें पहले जो सदस्य हैं भारतीय की, वे उनका नेम आप सभी याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा मतलब SPS। ठीक है। इनको विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार विधि सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया। ठीक है। तो आपका इसका आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद आपका होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। मतलब देखिए, इसके पहले जो 1892 का एक्ट था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, मगर 1909 के एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके लिए एक अलग से निर्वाचन होगा, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, और जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सिर्फ हिंदू ही वोट दे सकते हैं। मतलब रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इनका पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया। ठीक है। मतलब रिलीजन के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इनका पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट। मतलब देखिए, 1909 का जो एक्ट है वो बहुत ही कम समय तक चला, मतलब इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं थी, ये बहुत जल्दी नल एंड अवॉइड हो गया। इसके बाद दूसरा ये फैक्ट याद रखना है कि ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोग, मतलब ब्रिटिशर्स ने जितने भी एक्ट लाए, भारत में जो भी कानून लाए, उसमें सबसे कम टाइम तक क्या चला, कौन सा एक्ट चला? तो आपका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बजट पर वाद विवाद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में मत देने का अधिकार। मतलब देखिए, अभी तक जो केंद्रीय विधान परिषद थी उन पर आप बजट पर बहस कर सकते थे, मतलब बजट पर बहस करने का अधिकार पहले दिया गया, परंतु उन पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब आप उस पर वोट नहीं कर सकते, मगर बजट पर वोटिंग करने का अधिकार 1909 के एक्ट से दिया गया। तो आपका लास्ट प्रोविज़न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, जो कि 1919 के टाइम भारत के वायसराय थे। ठीक है। फिर उसके बाद हम पहले इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, बेसिकली एक एक्ट 1873 में आया था, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद एक छोटा सा एक्ट आया
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने की बात की गई। मतलब इसमें 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने का प्रावधान किया गया। मतलब एक ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली कब ख़त्म किया गया, कब समाप्त किया गया, तो आपका आंसर 1 जनवरी 1884 हो जाएगा। ओके, सो देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 19 पर डिस्कशन करते हैं। ओके, सो देखिए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 आपके सिलेबस में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस एक्ट से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 19। इसको समझाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पेज का, इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट मिस किया तो मे बी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप डाउट पूछ लिया करें, चाहे आप टेलीग्राम में पूछें या कमेंट सेक्शन में पूछें, मगर पूछ लिया करें। क्योंकि अगर आपके मन में डाउट्स हैं, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आप टॉपिक्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे, जिससे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं हमारा ख़राब हो जाएगा। मतलब देखिए, आप ये समझिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, व्यापम का एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उसमें आपका पूरा गेम ऑप्शन एलिमिनेशन का रहता है। मतलब अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप इजीली आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, दैट इज़ भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में 1917 में पास हुआ। यह अधिनियम 1919 में भारत आया, परंतु यह लागू 1921 में हुआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ, तो आंसर 1919 मत करके चले आना, आंसर 1921 मतलब 1921 होगा। ओके, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है, फिर अपना नेक्स्ट प्रोविज़न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए उस टाइम पे जो मॉन्टेग्यू है वो भारत के सचिव हुआ करते थे और जो चेम्सफोर्ड है वो भारत के वाइसराय हुआ करते। फिर इस एक्ट में जो प्रोविज़न किया गया वो ये था कि इसकी समीक्षा हेतु, मतलब रिव्यू हेतु 10 साल बाद, मतलब 1927 में, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद में पास कब हुआ 1917 में, तो 10 साल कब होते हैं 1927 में। तो ये प्रोविज़न किया गया कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन होगा। एक्ट के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक, देखिए फिर इसका नेक्स्ट प्रोविज़न है केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना। मतलब आप इसे आज के टाइम से रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो केंद्र है उसमें द्विसदनात्मक विधानसभा स्टार्ट की गई या फिर द्विसदनात्मक विधानसभा बनाई गई। आप आज के टाइम में देखें तो राज्यसभा है, लोकसभा है हमारे सेंट्रल में, और स्टेट में विधानसभा है, किसी स्टेट में विधान परिषद भी होती है। तो उसी तरह उस टाइम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा, मतलब एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। यहाँ पे आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई, तो आपका आंसर 1800 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसको कब लागू करने का प्रयास किया गया, तो आपका आंसर 1909 का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट इलेक्शन है, वो कब पूरी तरह से अप्लाई हुआ, तो आपका आंसर 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, वापस रिपीट करते हैं। पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट हुई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन कब स्टार्ट किया गया, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली कब पूर्ण रूप से अप्लाई हुई, तो उसका आंसर 1909 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है।
उसके बाद आपका आता है बजट का बंटवारा आम और रेल में। मतलब बजट का बंटवारा किया गया, एक आम बजट बनाया गया और एक रेलवे बजट बनाया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। मतलब देखिए, इसके पहले जो भी इलेक्शन हुए उसमें महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, मीन्स उसमें वुमेन को परमिशन नहीं थी कि वो, पहले जितने भी एक्ट्स आए इलेक्शन हुए उसमें वुमेन वोटिंग नहीं कर सकती थी, मतलब वो अपना वोट नहीं दे सकती थी। परंतु 19 के एक्ट से जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको वोट डालने का अधिकार मिला, वोटिंग राइट मिला। और इसका अधिकार बेसिकली आय था, मतलब जो जितने स्टैंडर्ड की वुमेन्स हैं, जिनके पास जितनी संपत्ति है, उसके आधार पर इनको वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, मतलब कंप्लीटली नहीं मिला था, उसका एक आधार था। आधार आपका आय या संपत्ति था। ठीक है। आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि जो पहला ऐसा देश जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, फर्स्ट ऐसी कंट्री जिसने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया, उसका नाम स्विट्जरलैंड है। ओके। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। उसके बाद है गवर्नमेंट 1919 के तहत 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव। सो देखिए, यहाँ पे ये चुनाव आप याद रख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन शायद एक बार आया था कि केंद्रीय विधानसभा का अंतिम चुनाव मतलब किस एक्ट के अधिनियम, केंद्रीय विधानसभा का अंतिम चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत कराया गया। तो इसका आंसर आपका 1919 हो जाएगा। 1935 मत करके चले आना, क्योंकि 1919 के अंडर आपका लास्ट जो इलेक्शन है केंद्रीय विधानसभा का वो कराया गया। ठीक है। फिर उसके बाद लोक लेखा समिति और महान्यायवादी की नियुक्त, इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। महान्यायवादी क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। फिर उसके बाद हाई कमिश्नर की नियुक्त, आपको ये भी याद रखना है कि भारत के पहले उच्च आयुक्त मतलब हाई कमिश्नर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सर विलियम स्टीवेंसन। ठीक है, आप इनके भी नाम याद रखिए, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिए जाएं। ये पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किस अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया और किस समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य बजट से 1919 के अधिनियम के अंतर्गत अलग किया गया और इसकी जो सिफारिश है मतलब अलग करने की सिफारिश एक वर्थ समिति ने दी थी। ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रोविज़न है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का विस्तार। मतलब आपने 1909 के एक्ट में पढ़ा कि जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन हो रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के लिए हो रहे हैं। मतलब जो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। ओके। और जो हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिर्फ हिंदू वोटर्स ही वोट दे सकते हैं। लेकिन 1919 के एक्ट में इस जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको, इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन, मतलब इसमें सिख है, ईसाई है, एंग्लो इंडियंस है, इनका भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचन हुआ उसका आधार पूर्ण रूप से संप्रदाय। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों में द्वैत शासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है। तो आपको इनका नेम याद रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस हैं। ठीक है, आप प्लीज़ इन सब के नेम याद रखिएगा, मैं लास्ट में एक बार रिविज़न करवा दूंगी। ओके। तो देखिए, जब प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया तो इसमें दो विषय बने, पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित मतलब रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ओके, आइए हम इन पर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली ये आपका विषय का वर्गीकरण है, मतलब जो सब्जेक्ट्स आपकी आई उनका वर्गीकरण है। पहला है हस्तांतरित विषय, दैट इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इसमें जो है कार्यपालिका परिषद नियम बना सकती है, मतलब इन विषय के अंतर्गत कार्यपालिका परिषद जो है वो हेड हुआ करती थी। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो विषय हैं आप याद रख सकते हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग। उसके बाद अपना दूसरा पॉइंट है आरक्षित विषय, दैट इज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। इस पे जो हेड हुआ करते थे वो गवर्नमेंट विधान परिषद था, मतलब इन विषयों पर गवर्नमेंट विधान परिषद रूल बना सकती थी। ठीक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं, कानून, लॉ, वित्त, फाइनेंस, संचार आदि। ठीक है,
प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपसे। तो आइए फिर हम उन प्रोविजंस पर डिस्कशन करते हैं जो हमारे 1919 के एक्ट में बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रोविज़न है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रोविज़न इस एक्ट में किया गया और इसी के अंतर्गत ली आयोग, जिसकी स्थापना 1923-24 के बीच में हुई थी, उसकी सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई, तो आपका आंसर ली आयोग हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें गवर्नर जनरल की कुछ पावर्स, कुछ कार्य दिए हुए हैं, जैसे वह कार्यपालिका प्रधान एवं सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, मतलब मोस्ट पावरफुल होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है। और फिर जो गवर्नर जनरल की परिषद है वह 8 सदस्यीय, मतलब उसमें 8 मेंबर्स होते थे, 5 ब्रिटिशर्स होते थे और 3 भारतीय होते थे, ठीक है। फिर देखिए, इस हमारे एक्ट का लास्ट है 8 प्रांतों में द्वैत शासन, मतलब हमने पहले की स्लाइड में देखा कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। अब आप देखिए कि किन प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ओके, सो पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम, चौथा है पंजाब, पांचवा है मद्रास, छठवां है बॉम्बे, सातवां है बंगाल और आठवां है सेंट्रल प्रोविंसेस या फिर संयुक्त प्रांत। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 1919 के अधिनियम में निम्न में से किस प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना नहीं की गई, ठीक है। तो आपको 3 नाम इनमें से दिए जाएंगे और एक नाम कोई तो आप इन नामों को भी याद रखिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक। तो ठीक है, फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो स्पेशल प्रोविज़न है मैंने वो यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप इनको भी एज इट इज़ लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1933 में पेश किया गया और यह हमारे इंडिया में 1937 से प्रभावी हुआ। तो देखिए, आप सभी मुझे बताइए कि 1919 का अधिनियम हमारे इंडिया में कब लागू। फिर उसके आगे हम चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिंथिगो। देखिए, इस एक्ट के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि लॉर्ड लिंथिगो इस समिति के अध्यक्ष थे। ओके, फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूची। देखिए, ये जो एक्ट है इससे बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए हैं। ध्यान से सुनिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें बहुत से जो प्रोविज़न है, बहुत से आर्टिकल, अनुच्छेद, प्रावधान, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो आपको इस एक्ट को पूरा 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब हम संविधान के सोर्सेज, मतलब संविधान के स्रोत पर बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो देखिए, इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी, मतलब 321 आर्टिकल्स और 10 इसमें शेड्यूल्स थे। ओके, फिर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ, मतलब जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसे ख़त्म कर दिया गया। अब जो द्वैत शासन होगा वो केंद्र में होगा, ठीक है। मतलब प्रांतों में जो डायरकी रूल था उसका एंड करके अब सेंट्रल में डायरकी रूल चलेगा। ओके, तो देखिए, जब केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ तो 2 बॉडी बनी, 2 तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया, मतलब एक केंद्र विधानमंडल और दूसरा प्रांतीय विधानमंडल। ओके, फिर देखिए, जैसा कि हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि किन प्रांतों में द्वैत शासन अपनाया गया, ठीक है। उसी तरह अब हम देखते हैं कि किन प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब आप आगे समझ जाएंगे अगर आप अभी नहीं जानते करेंगे। ओके, सो देखिए, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये ऐसे 6 प्रांत थे जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था 335 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, ये जो संघीय न्यायालय है यही वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, मगर 1937 के टाइम पर यह सुप्रीम नहीं हुआ करता था। इसके ऊपर भी एक बॉडी थी जिसका नाम प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन था। आपको
इतना डीप में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो 1937 में कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई वह फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम नहीं था, ठीक है। फिर इसका भी एक नाम आप याद रखिए कि इसके पहले चीफ जस्टिस का नाम मोरिस ग्रेवियर था, ओके। तो आप सभी पहले हमको कमेंट करके ये बताएं कि जो हमारे 1774 के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसके पहले चीफ जस्टिस। तो चलिए फिर फटाफट आप सभी बता दें तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। फिर देखिए, इस एक्ट में मत अधिकार मतलब वोटिंग राइट को भी बढ़ा दिया गया। लगभग 10% जो जनता है, जो लोग हैं, उनको मत अधिकार वोटिंग राइट दे दिया गया, ओके। फिर ये आपके प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो वर्तमान में रिजर्व बैंक है, RBI है, उसकी स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई, तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस टाइम RBI का हेडक्वार्टर 1935 में मुंबई को बनाया गया। मतलब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट करेंसी प्रिंटेड इन इंडिया, तो आंसर आपका 1937 हो जाएगा। लेकिन जो अगर एक्ट पूछा जाए तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला संवैधानिक ढांचा। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसे पहला संवैधानिक ढांचा या फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। मतलब इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया, पर स्थापना हो नहीं पाई क्योंकि जो देसी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि हम अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, तो ये फिर असफल हो गया, ओके। फिर है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन। मतलब अभी तक हमने देखा कि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन हो रहा था। मुस्लिम, हिंदू में पहले, फिर उसके बाद ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, सब में पृथक निर्वाचन होने लगा। अब इसका जो आधार है, अब इसका जो निर्वाचन का बेस है, उसको बढ़ा करके दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से किया जाएगा। अब इसका एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शक्तियों का विभाजन किस एक्ट में किया गया। मतलब जो आज आप देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये प्रावधान किस एक्ट से लिया गया है, तो आपका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हम लोग सूची पढ़ेंगे, जब हम लोग अपने शेड्यूल्स पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, तो हम इन पर डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए, इस एक्ट में 3 सूची बनाई गई, जिसमें से शक्तियों का विभाजन हुआ। पहली सूची संघ सूची, दूसरा प्रांत सूची और तीसरा समवर्तीय सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट थे और समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। अब सूची होती, तो देखिए, जो आज भी संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची होती है, उसमें संघ सूची का जो अधिकार है वो केंद्र के पास रहता है, और जो राज्य सूची का अधिकार है वो प्रांत मतलब राज्य के पास रहता है, और जो समवर्ती सूची है, मतलब जिसे हम, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और प्रांत मतलब केंद्र और राज्य दोनों के लगभग बराबर अधिकार रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें केंद्र को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ओके। सो देखिए, संघ सूची में उस टाइम पर 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची में 54 थे, समवर्ती सूची में 36 थे। इनकी संख्या आज अलग है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। फिर इसमें यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना। मतलब आप ये कमीशन में भी डिस्कस करें। ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत यूपीएससी, जो कि आज का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, उसकी स्थापना की गई, और प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है बर्मा भारत से अलग हुआ और 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप इतने सारे प्रोविजंस याद रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि जितना कंटेंट है इसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। इसमें सारे पॉइंट आपके प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर लें या PDF डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। सो देखिए, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और यहीं से क्राउन रूल का द एंड हो जाता है। मतलब जो हमारा कंपनी रूल था वो तो पहले ही ख़त्म हो गया, उसके बाद क्राउन रूल का भी यहाँ से क्राउन रूल भी ख़त्म हो जाता है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि 1947 के एक्ट के क्या प्रोविज़न हैं, क्या इसके रूल है, क्या इसके प्रावधान है। ओके, सो देखिए इसमें फर्स्ट है 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान पेश हुआ। आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसे एग्जाम में डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी में, और वैसे भी जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका डीप डिस्कशन वहाँ पे मिलेगा। ओके, और देखिए यहाँ पे जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया उसमें वायसराय पद की समाप्ति कर दी गई, और जो राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव था, उस पद को भी समाप्त कर दिया गया। अब आप सभी जल्दी से रिवीजन अगर किए हो तो प्लीज़ आप बताएं कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल है उसको वाइसराय कब बनाया गया, ठीक है, और पहले वाइसराय का नाम क्या था। तो चलिए फटाफट आप सभी कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाक दो डोमिनियन राज्यों का गठन, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्य मतलब दो अधिराज्यों का गठन किया गया। मतलब 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा विभाजन हुआ था, तो उस दिन भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य, दो डोमिनियन स्टेट बने थे। ओके, फिर उसके बाद संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक किसी भी देश का, मतलब भारत और पाकिस्तान का, संविधान बन करके तैयार नहीं हो जाता है, मतलब संविधान जब तक कम्प्लीटली रूप से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो एक विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत। मतलब देखिए जब विभाजन हुआ तो देसी रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ये फ्रीडम दी गई कि आप चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं या फिर इंडिया में चले जाएं। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये फ्रीडम दी गई कि आप चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, मतलब उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का या इंडिया पाकिस्तान का। और ये भी प्रोविज़न किया गया कि अगर किसी भी देश में, किसी भी डोमिनियन राज्य में उनको नहीं जाना है तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। मतलब प्रिंसली स्टेट को पूरी फ्रीडम दी गई कि वो चाहे तो किसी में अपने आप को इंक्लूड करें या फिर खुद वो स्वतंत्र ही रहे, ठीक है। फिर उसके बाद भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। मतलब देखिए ये जो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, ये सब आज के पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये सब राज्य, ये सभी भाग छोड़ के बाकी जो राज्य क्षेत्र था, बाकी जो लैंड था, वो हमारे इंडिया के अंतर्गत आ गया। तो ठीक है, फिर आज के हमने पूरे लेक्चर को अपने ख़त्म कर लिया है। हमने देखा कि कैसे क्राउन रूल में कितने एक्ट आए, क्या प्रोविजंस रहा, कैसे शक्तियों का बंटवारा, कैसे कंपनी से क्राउन की तरफ शासन गया, और फिर एट लास्ट इंडिया और पाकिस्तान दो देश का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ही लेक्चर लेते हैं उसके बाद आप खुद एक शॉर्ट नोट्स बना के, माइंड मैप बना के रिविज़न किया करिए, इससे रिवीजन किया करिए, ठीक है। बाकी जैसे ही हमारी लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो जाती है वैसे ही हम MCQ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। आप अगर हमारे ऊपर 100% भरोसा रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम के पहले तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से करा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम जो पढ़ेंगे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कल हम पहले देखेंगे कि जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं, मतलब 1919 और 1935 के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम संविधान सभा की पृष्ठभूमि देखेंगे, मतलब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने लोग थे, कैसे डिवीज़न के बाद कितने बचे, हम सब कुछ कल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज से हमारा एक टॉपिक हमारे सिलेबस का ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप आज के और जो पिछला लेक्चर है उसको 2 बार देख लें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।